हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आपने थंबनेल पढ़ के आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि रशिया ने फाइनली अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, और जिसका डर था वही हुआ। और यूरोप इज़ नाउ फेसिंग बिगेस्ट चैलेंज सिंस वर्ल्ड वॉर। और अब क्योटिक सिचुएशन प्रिवेल करेगी। डेफिनेटली मैसिव ब्लड शेड होगा, ह्यूमन लॉस होगा, अनसर्टेनिटी होगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। तो फाइनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, जिसका असर नॉट ओनली इंडिया और पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। तो बेसिकली ये जो मैप है आपके सामने, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर दी है, और जहाँ तक है कहीं ना कहीं पूरा कैप्चर कर ही लेगा रशिया फाइनली। ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने जिसमें कि मैसिव डिवास्टेशंस दिख रही है। ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि भाई मैं भी खुद हैरान हूँ इस चीज़ को लेकर। और ये कहीं ना कहीं क्योटिक सिचुएशन है। लाइन लगातार जा रही है यहाँ पे गाड़ियों की, और निकलना चाह रहे हैं देश से। सो इवेंट्स किस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं, लेट्स डिस्कस। पुतिन ने जब से ये जो टू ब्रेक अवे टेरिटरीज इंडिपेंडेंट घोषित की हैं, तब से ही जो सिचुएशंस थी वो लगातार बिगड़ती चली गई। और बेसिकली ये मैप है यहाँ पे, जो लुहांस्क और डोनेट्स्क जो एक एरिया है, दो टेरिटरी बेसिकली, ये प्रो रशियंस हमेशा सपोर्ट करती रही है उनको। और उन ये दो जो एरिया है, कभी भी सिंस 1991 जब से यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ था, तब से ही प्रो रशिया के कैंपेन को फॉरवर्ड पुश कर रहे थे। और कंटिन्यूसली उसी चीज़ के लिए यूक्रेन भी कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करता था, और हमेशा एक सेपरेटिस्ट जो यहाँ पे थे वो हैवी रहते थे, और हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहते थे। जो सेपरेटिस्ट है तो वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाते थे कि आप हमको रिकॉग्नाइज करो, हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करो। बट यूक्रेन ने कभी भी ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा फाइनली ये हुआ कि यूक्रेन ने ये कह दिया कि हमसे ये दो एरियाज़ नहीं संभल रहे हैं। यहाँ से हैवी शेलिंग्स जो हैं कंटिन्यूसली यूक्रेन की टेरिटरीज़ में अटैक कर रहे थे। तो फाइनली यूक्रेन कंटिन्यूसली पुश कर रहा था कि फाइनली आपकी जो फोर्सेस हैं, रशिया की जो फोर्सेस हैं, वो टेरिटरीज़ में आ जाएं, और जो शेलिंग है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो। तो यहीं से ही हालत बिगड़ते चले गए। और जब से पुतिन ने जो दो ब्रेक अवे टेरिटरीज़ हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, उसको इंडिपेंडेंट घोषित किया, और रशिया ने ये कहा कि हम अपने पीस कीपर्स जो हैं वो भेज रहे हैं। बट यूके जो ईयू है, जो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कह दिया वो पीस कीपर्स नहीं हैं, बल्कि वो ट्रूप्स भेज रहे हैं अपने। और फाइनली जो इन्वेजन है वो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। बट चाइना ने ऑल टुगेदर यहाँ पे, चाइना ने बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया पुतिन के फोर्सेस को डिप्लॉय करते हुए। और कंटिन्यूसली जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो कंटिन्यूसली कह रहे थे कि आपको अपहोल्ड करना चाहिए प्रिंसिपल्स जो यूएन के जो चार्टर दे रखे हैं, उसमें आपके जो स्टेट्स हैं बेसिकली, उसकी सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये बेसिकली पूरा इस तरीके से सिनेरियो बिगड़ते चले गए जब से रशिया ने जो पीस कीपर्स अपने वहाँ से भेजे। और ऑल टुगेदर वहाँ से पिछला जो हमने वीडियो डिस्कस किया था यूक्रेन के ऊपर, उसमें भी किस तरीके से हैवी जो डिप्लॉयमेंट उन्होंने अपने सोल्जर्स का लगातार बाउंड्री के ऊपर किया हुआ था। तो उस फाइनली अब जब ये हो रहा है, इट्स रियली वेरी सैड टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस थिंग्स। बट फाइनली व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज वी विल फेस, किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज हम फेस करेंगे। बेसिकली ये दो रेड लाइंस जो है मैंने हाईलाइट की हैं। रशिया जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, और यूक्रेन है फिफ्थ लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है। तो बेसिकली ये दो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और किस तरीके से ऑयल की जो सप्लाई है वो हैम्पर होगी। नॉट इवन इंडिया, वर्ल्ड में किस तरीके से ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और जो सप्लाई साइड है वो डिसरप्ट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उसके दाम बढ़ते चले जाएंगे। और यूक्रेन है जो फिफ्थ लार्जेस्ट वीट्स एक्सपोर्टर है, और वीट की सप्लाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी शॉर्टफॉल होगा, डिमांड हैवी होगी, सप्लाई साइड मैच नहीं कर पाएगी, क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे लोग। सो बिगेस्ट मार्केट क्रैश हुआ है 2 साल में अब तक जो स्टॉक मार्केट की अगर बात की।
जो BSE सेंसेक्स है वो 2702 पॉइंट्स गिरकर, मतलब अब तक के 2 साल में सबसे ज़्यादा गिरावट BSE सेंसेक्स में फॉल किया है। ऑयल प्राइसेस लगातार अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है, जस्ट बिकॉज कि इलेक्शंस हैं इंडिया में, अभी बढ़ नहीं रहे हैं, बट ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ जाएंगे। और अभी इस वक्त 101.2 पर बैरल ये रेट चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी जब जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे और इसका भी जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऑयल प्राइस क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये हमारा करंट जो अकाउंट डेफिसिट है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। और जो कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है ऑयल पे और केरोसिन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी और गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो वेलफेयर के लिए, वो कहीं ना कहीं रन कर पाना। तो इट्स बीन लाइक वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया एज वेल। तो अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो पैसा है वो निकाल रहे हैं अपना। करंटली उन्होंने 51,703 करोड़ रुपए इंडियन इक्विटीज़ से पुल बैक कर लिया है, जिसकी वजह से जो सिचुएशंस हैं वो और ख़राब होती जा रही हैं, नॉट इवन इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड एज वेल। जब से अटैक किया है उससे पहले भी सैंक्शंस लगने स्टार्ट हो गए थे रशिया के ऊपर। यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज़ लगातार प्रेशर बना रखी हैं रशिया के ऊपर, जिससे कि इकोनॉमिक सैंक्शन से किसी तरीके से इनकी इकॉनमी को हर्ट किया जाए और किसी तरीके से रशिया रुक जाए। बट ऐसा होता हुआ नहीं दिखा और रशिया ने फाइनली अटैक कर दिया है, जैसा कि हम लोग सभी देख रहे हैं। जैसे कि क्या सैंक्शंस लगे थे, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो जो सभी मेंबर्स हैं जो भी रशिया में, जो कि लोअर पार्लियामेंट में, जो उनके जिन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया था कि जो 2 टेरिटरीज़ हैं उनको हम कहीं ना कहीं अब हम शामिल कर लेते हैं अपनी, मतलब इंडिपेंडेंट घोषित जब से किया है, तो तब से जिन लोगों ने भी ये किया है तब से उन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और जो उनकी जो असेट्स हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में, उनको फ्रीज आउट कर दिया गया है। और उनको ट्रेड के ऊपर, मतलब अभी किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में, नॉट इवन US, और ऑल टुगेदर G7 कंट्रीज़ में भी किसी में भी माइग्रेट करने के लिए बैन कर दिया गया है ऑल टुगेदर। यहाँ पे UK ने भी सिमिलर स्टेप्स उठाए हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि अब रशिया को अलाउ हम नहीं करेंगे, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हमारे जो बॉन्ड मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट हैं, न्यू बॉन्ड जो हम इशू करते हैं उस सिक्योरिटी मार्केट में हम आपको इन्वेस्ट करने नहीं देंगे। चाइना ऑल टुगेदर यहाँ पे मना कर रहा है कि सैंक्शन से कुछ नहीं होगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि और प्रॉब्लम बिगड़ती चली जाएगी और जिसका खामियाजा जो एवरेज पीपल हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो फाइनली यूरोपियन यूनियन स्विफ्ट बैन का भी एक हवाला दे रहा है कि अगर रशिया नहीं रुकता है तो हम स्विफ्ट बैन लगा देंगे, जिसमें कि क्या कह रहा था वो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्विफ्ट बैन है क्या बेसिकली, स्विफ्ट बैन है बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इन मनी ट्रांसफ़र। बेसिकली जो भी कंट्रीज़ में जहाँ से भी लोन लिया जाता है, जहाँ से भी उनको पैसा आता है, फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, जो वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ का लोग लेखा जोखा जो होता है वो स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कीप करता है। और उसी तरीके से अगर वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं रशिया को निकाल दिया जाए वहाँ से, या फिर रशिया को वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो अगर स्टॉप होता है तो नहीं होता, बट वहाँ पे भी रशिया उसकी धमकी से नहीं रुका और फाइनली उसने अटैक किया है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। वो ये बैन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट था कि ये रशिया की जो वहाँ के बिजनेसेस हैं उसको रोकेगा कि वो फॉरेन में जो उनकी एंटिटीज़ हैं उनको पैसा नहीं भेज सकते, उसके वहीं से पैसा रिसीव नहीं कर सकते, और वो कहीं ना कहीं एक बिग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जो रशिया के जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर। तो वहीं कुछ नहीं रोक पाया रशिया को। और फाइनली क्या सैंक्शंस वर्क करते हैं रशिया के ऊपर कि नहीं, 2014 में बेसिकली जब से रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था तब भी सिमिलर काइंड ऑफ सैंक्शंस रशिया के ऊपर पुट ऑन किए गए थे। बट उस टाइम पे जब फिनेंशियल कंडीशंस जो रशिया की थी वो ख़राब थी, नो डाउट बहुत ज़्यादा ख़राब थी फिनेंशियल सिचुएशंस, और उनका जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट होती चली गई थी। बट तब भी रशिया नहीं रुका था, 2014 में एनेक्स करके ही मना था
यूक्रेन के जो क्रीमिया का जो पार्ट है उसको। बट फाइनली अब जब 2022 में जब रशिया की सिचुएशन इतनी अच्छी है, जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, कि उसके पास अभी करंटली 635 बिलियन गोल्ड प्लस फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स रखा हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है, जिसके पास वो, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी आर्मी को, एयरफोर्स को और पूरी सोल्जर्स को आराम से डिप्लॉय कर रख सकता है, कंटिन्यू कर सकता है वॉर को, और कहीं ना कहीं जो पूरा इन्वेजन है उसको पूरा पैसा दे के कब्जा भी सकता है। तो इतना पैसा अभी भी करंटली रशिया के पास है कि वो सैंक्शन से नहीं डरेगा और अपनी इंडिपेंडेंटली जो भी कार्रवाई है उसको पूरा करके हटेगा। सो इंडिया का क्या स्टैंड है लगातार, कि इंडिया इज़ ऑन द टाइट रोप टू वॉक, कि वो रशिया के साथ जाए कि वेस्ट के साथ जाए। पीएम ने अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने पुतिन को कॉल किया कि आप इस वॉयलेंस को अभी इमीडिएट रोक दीजिए, और उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है जो भी, वो बातों से हल होना चाहिए, ना कि आप वॉयलेंस क्रिएट करें। बट कुछ भी काम नहीं आ रहा है, रशिया नहीं रुक रहा है, एयर स्ट्राइक्स जारी हैं बैलिस्टिक मिसाइल से। मॉस्को की रिलेशनशिप हमारे साथ 7 डिकेड लॉन्ग है, बहुत पुरानी रिलेशनशिप, जब से सोवियत यूनियन बना था तब से ही बहुत पुरानी लॉन्ग 7 दशक पुरानी रिलेशनशिप हमारी कंटिन्यूज़ है। और नॉट इवन कि हमारा रशिया ने बहुत इमीडिएट सपोर्ट भी किया है। अगर बात की जाए हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस में, न्यूक्लियर टेस्ट जब हमने किया था पोखरण में, तब भी सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो यूएस की अलाइज रही हैं, उन्होंने हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था, बल्कि तब रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ था कि नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिया के लिए भी, कि उन्होंने टेस्ट किया है, एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है। कश्मीर के इशू पे कंटिन्यूसली यूनाइटेड नेशंस में भी रशिया ने हमारे को वीटोड नहीं होने दिया, और हमारा जो कश्मीर का जो पार्ट है वो हम कंटिन्यूसली डिफेंड कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि रशिया हमारा साथ देता है। बांग्लादेश में भी जब हमने पाकिस्तान को हटाने की कोशिश की थी, वहाँ पे जब हमने जो अपना ऑपरेशन चलाया था, उसमें भी जब पता चला कि हमें कि यूएस ने उधर से अपनी आर्मी भेज दी है, तो इधर से रशिया ने भी अपनी आर्मी भेज दी थी हमें सपोर्ट करने के लिए। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि रिलेशनशिप हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि भाई हम ऑल टुगेदर, बिल्कुल आपने देखा होगा बैलेंसिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम बिल्कुल भी उसको नहीं कह रहे हैं कि आप रुक जाइए। हम नहीं चाहते कि वो दोस्ती जो है इतनी पुरानी रुक जाए और टूट जाए। जो रशिया डिफेंस एक्सपोर्ट जो है हमारा, वो कंटिन्यूसली, अभी हमने S-700 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, जो कि जो शेलिंग है कंटिन्यूसली जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कश्मीर के रीजन के ऊपर होती है पाकिस्तान की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए वो हमने डिफेंस सिस्टम में अपना इंक्लूड किया है, रशिया की S-400 मिसाइल सिस्टम। और जो 60 to 70% है हमारा जो डिफेंस में इक्विपमेंट्स बेसिकली, और जो हमारे और भी मेजर इक्विपमेंट्स हैं मिलिट्री डिफेंस में, वो हम 60 to 70% रशिया से ही ख़रीदते हैं। मेजर पार्टनर है हमारा रशिया। और हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस मैंने आप गिनवाई दिए। चाइना का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, कहीं ना कहीं वो रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर इमर्ज होके आता है उस सिनेरियो में भी। अफ़गानिस्तान से अगेन हम तालिबान से बात नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि हम उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। और जब से हमारा जो प्लान उन्होंने हाईजैक किया था, वो जब से इंसिडेंट हुआ है, तब से हम तालिबान से बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही अब भी हमें उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, डिस्पाइट कि हमने हेल्प उनको की है। नो डाउट हम ग्रेन्स भिजवा रहे हैं पाकिस्तान के रूट के थ्रू, बट हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उस इंसिडेंट में भी रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है हमारे लिए, कि हम जो अफ़गानिस्तान में शांति चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ का रिकॉग्निशन चाहते हैं, वुमेंस राइट्स चाहते हैं, जो वहाँ पे जो ट्रेड है वो हमारा कहीं ना कहीं उसको बचा पाएँ, जो हमारे जो वहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जैसे चाबार पोर्ट हुआ, उसको हम बचाना चाह रहे हैं। और भी जो हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस हमने वहाँ पे किए हुए हैं पार्लियामेंट में और
बहुत सारे, तो हम उसको बचाना चाह रहे हैं। तो उसमें उस एंगेजमेंट में अब रशिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। अगेन रशिया हमारा एससीओ में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, ब्रिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है। तो हम रशिया के अगेंस्ट जाना 10 बार सोचेंगे कि हम ऐसे कोई भी स्टेटमेंट ना देंगे जिससे कि हमारे जो बहुत पुराने रिलेशंस जो हैं रशिया के साथ वो ख़राब हो जाएं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक्स एंड हैव एन ऑसम डे।